अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आज के दौर में फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करना मुश्किल हो गया है? जी, बिल्कुल हो गया है, क्योंकि स्पेशली जब आप कोविड के बाद देखते हैं, तो जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, वो हर जगह ही तकरीबन एक जैसी हैं। तबाह। बिल्कुल, जो रिसेशंस हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत जगह इन्फ्लेशन है। तो अब आप अगर ये सोच रहे हैं मुझे ये बताएं कि जो भी प्रॉब्लम्स फेस आती हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उसमें हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी का अनफॉर्चुनेटली कितना परसेंट हाथ है कि आपको ये प्रोसेस जो कि बिट एट स्मूथ होना चाहिए था, वो आज के दौर में मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों को। डेफिनेटली जो ओल्ड मेंटालिटी के साथ आप बाहर जाना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क है। डे बाय डे मैं देख रही हूँ कि जो अब मेंटालिटी है वो डेवलप तो हो रही है उस तरीके से। माइंड जो है अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक औरत जो है वो माँ के साथ जो है वो एक वर्किंग वुमन भी हो सकती है। लेट्स सपोज जब बच्चों में और माँ में गैप आता है, वो सिर्फ एजुकेशन की कमी ही की वजह से आता है। ये मतलब जनरेशनल गैप जो है जी, वो बिल्कुल। एजुकेशन पूरा कर सकते हैं बिल्कुल, आपके। बिल्कुल। वो लोग जो वाक़ई जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे रियल एस्टेट जो है होती कैसे है। अच्छा। वो पुराना तरीका जो कि पहले से चलता आ रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वो अब इतना हेल्पफुल है पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तैयार डिजिटल मार्केटिंग के साथ मैं हूँ इकराम मेमन, और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो है एक मारूफ वुमेन एंटरप्रेन्योर और कैरियर काउंसलर मिस अफशा अयाज। अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा। आप मुझे बताएं कि आपकी ये जर्नी जो है ये कैसे स्टार्ट हुई? अ, बाय प्रोफेशन बेसिकली आई एम एजुकेशनिस्ट, तो स्टार्ट मैंने टीचिंग से ही किया था। और मैट्रिक सिस्टम को पढ़ाने के बाद जब मैंने ओ लेवल सिस्टम स्टार्ट किया और दोनों के करिकुलम को कंपेयर किया, तो वो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर था ओ, उसके बारे में कि भई कितना डिफरेंस है। क्योंकि बचपन से कुछ ऐसे सवालात थे जो हर बच्चे के माइंड में आते हैं कि भई ये चीज़ कैसे है, कैसी होनी चाहिए, और स्पेशली जब आप स्टूडेंट होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो लेकिन जो हमारा सिस्टम है स्पेशली जो पाकिस्तान में है, वो आपको कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन जब मैं ओ लेवल्स में एज़ अ टीचर यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी, तो स्पेशली उसमें ये एम्फसाइज़ किया जाता था कि स्टूडेंट जो कुछ पढ़ रहा है, उसको ये पता हो कि वो क्यों पढ़ रहा है। एग्जैक्टली। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये था कि क्या इंटरनेशनल स्टडी जो है वो वाक़ई ही इतनी अमेज़िंग है? सेकंड, जब ट्रेनिंग हमारी होती थी तो उसमें ये ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था कि आप अपने बारे में ज़्यादा जानें। क्योंकि जब आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं तो ऑटोमैटिकली आप अपनी स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। तो वो चीज़ें जो मुझे कभी किसी ने नहीं बताई थी, वो मुझे पता चली इन तमाम सिस्टम्स के थ्रू। तो ऑटोमैटिकली मेरा माइंड बन गया था कि अब मुझे फॉरेन स्टडीज़ खुद भी करनी है। अच्छा। और वो पहला पॉइंट था मेरा कि जिसमें मैंने सर्च करना शुरू करा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट डेस्टिनेशन। और फिर क्योंकि आई एम आल्सो अ मदर, तो कुछ रीज़न्स की वज़ह से मैं जा ना सकी, तो फिर मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली और मैंने एज़ अ ब्रांच मैनेजर जो है एक फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी को जॉइन किया था। अच्छा, जी। दैट्स वंडरफुल। मतलब आजकल जो लोग हैं वो अपने बारे में सोचते हैं लेकिन दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि आपने एज एन बाकी लोगों के फ्यूचर के मुतालिक सोचा और इस पेशे में आप गई, रादर देन अगर आप एक चीज़ खुद आपने फॉलो ना कर सकी फॉर सम रीज़न, तो आपने इंस्पायर होके दूसरों को मतलब उसकी गाइडेंस देने के मुतालिक सोचा। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इट। तो आप मुझे काइंडली ये बताएं कि जॉब करते करते फिर आपको बिजनेस ओनर आप कैसे, लाइक आपने अपना बिजनेस किस तरह से स्टार्ट किया? व्हाट इंस्पायर्ड यू? देखिए, पाकिस्तान में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को ये आती है कि उन्हें यही नहीं मालूम होता कि उन्हें करना क्या है। और उनकी जो पर्सनैलिटी है या क्या वो उस चीज़ से अलाइन कर रही है जो उन्होंने आगे करना है फ्यूचर में जाकर। तो बिज़नेस स्किल्स तो मेरे अंदर बचपन से थी। मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छी थी। स्कूल्स में भी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती थी। और लेकिन मुझे बस ये होता था कि शायद वो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये है कि सिक्योर जॉब्स करनी है,
इन्वेस्टमेंट से डर लग रहा है, रिस्क नहीं लेना, इस तरह की चीजें थी ना। काफ़ी चीज़ें। तो फिर मैंने भी यही सोचा था कि जी अच्छी सी डिग्री लेके ना सिर्फ जॉब ही करनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन फिर जब मैंने जॉब के साथ-साथ छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स किए और उसमें मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ज़्यादा जो आपकी वैल्यू है ना वो बिज़नेस से ही होती है। और वो जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक रेस्टोरेंट को चलाना था, उसको डिज़ाइन करना था, फिर कुछ डिस्प्ले सेंटर्स थे, चैरिटी सेंटर्स थे, फिर इसके अलावा कुछ रिनाउंड कंपनीज़ की ब्रांचेस थी, उससे ऑटोमैटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि नहीं मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। और फिर फाइनली मैंने अपना स्टार्ट करा। दैट्स वेरी वंडरफुल। अच्छा, आपने मेंशन किया कि यू वांटेड टू हैव अ वेरी नाइस डिग्री फॉर योरसेल्फ, तो जी। आप काइंडली बताएं अपना थोड़ा सा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इटसेल्फ क्या है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है इस्लामिक हिस्ट्री में। ओके। और चूँकि मुझे बहुत शौक था हिस्ट्री के बारे बारे में जानने का और इसके अलावा जो मेरा सेकंड मास्टर्स है वो अरेबिक में। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड वो कंप्लीट ना हो सका, लेकिन चूँकि मुझे बहुत शौक था ये जानने का कि अरबी को मैं उसके हिसाब से ही पढूँ। तो बेसिकली जो इसके बाद फिर डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनली भी हैं, डोमेस्टिक भी मैंने की हुई हैं, यानी मिल-जुल के कुछ अच्छा ही प्रोफाइल है। हाँ, हुँ, अच्छा। अ, ये तो जी। काफ़ी अच्छा। आपको कितना टाइम हुँ। हुआ है अपना बिज़नेस स्टार्ट किए हुए? मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है अपना बिज़नेस स्टार्ट किए हुए, लेकिन उसको प्रॉपर लॉन्च जो मैंने अभी किया है, वो भी 1-2 महीने पहले ही किया है। अच्छा। जी, जी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो डिफरेंट कंपनीज़ के लिए मैं जो बिज़नेस उनके लिए मैंने जब खड़े किए, तो वो मिस्टेक जो मुझसे वहाँ हुई या उनसे जो हो रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो सेम मिस्टेक्स मैं रिपीट करूँ। ओके। तो इसीलिए इट इज़ ऑल बल्कि मेरी ये सजेशन भी है जो जो नए यंग बच्चे हैं जो करना चाहते हैं या कोई भी करना चाहता है बिज़नेस, तो एट लीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर करें। मार्केट रिसर्च अपनी पूरी करें ताकि आप जो बिज़नेस में जो आपको डिफ़िकल्टीज़ आएँगी या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से कई बच्चे जो हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करने के कुछ अरसे बाद क्विट कर देते हैं, तो ऑटोमैटिकली रिड्यूस हो जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, आप कह रही हैं कि चांसेस ऑफ फेलियर या फिर चांसेस ऑफ नॉट नोइंग जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली देखिए इन्वेस्टमेंट के बाद आप फिर स्ट्रगल करेंगे जानने के लिए कि आपकी क्लाइंटेज क्या होनी चाहिए या मार्केट कैसी है, तो ऑटोमैटिकली उस वक़्त तक आप अच्छा खासा लॉस कर चुके होंगे। एग्ज़ैक्टली। आपने एक बिल्कुल। बहुत अच्छी बात की, आपने एक हुँ, टर्म मेंशन की सेल्फ अवेयरनेस की फॉर स्टूडेंट्स एंड जी। एवरीबॉडी। हुँ, तो आई बिलीव कि ये जो चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, ये हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए एज़ अ इंडिविजुअल। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि आप क्या जो है हमारी ऑडियंस को बताएँगी अबाउट दिस टर्म सेल्फ अवेयरनेस, कि इसके ऊपर आपको खुद के साथ लेके कैसे हुँ। चलना चाहिए ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, आप किस-किस चीज़ में आपको हेल्प कर सकती है? देखिए अगर आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, चाहे आप जॉब मार्केट यानी जॉब करना चाहते हैं या आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप बहुत अच्छी मदर बनना चाहते हैं, फादर बनना चाहते हाँ, हैं, एग्ज़ैक्टली पार्ट ऑफ लाइफ। यानी कोई भी ऐसी फ़ील्ड, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप मैंने बहुत अरसा इस चीज़ के ऊपर सोचा, इसके ऊपर वर्क किया कि कौन-सी एक ऐसी चीज़ है कि जो गारंटीड दे इस चीज़ की कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको जो है मैक्सिमम सक्सेस मिले एंड दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। क्यों ये बहुत ज़रूरी है? क्योंकि देखिए अगर आपको जो आप हैं वो ही नहीं मालूम है, तो ऑटोमैटिकली सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम आपको उसी वक़्त आती है, जब आपको डिसीज़न लेने होते हैं। एग्ज़ैक्टली। अब लेट्स सपोज़ अब आप एक एम्प्लॉयी हैं, तो आपने जब वहाँ काम करना है, सब कुछ करना है और आपकी पर्सनैलिटी जो है, वो उस तरह से डेवलप नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है कि आपको ग्रुप में काम करने में प्रॉब्लम होती है, आपको डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। डाइवर्सिफ़िकेशन में बिल्कुल, इस तरह के ऐसे इश्यूज़ आते हैं क्योंकि आज तक आपने अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफ़ाई नहीं आइडेंटिफ़ाई किया, नहीं किया। ठीक है? अच्छा, उसके बाद कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अब आप एक ऐसी फ़ील्ड में गए हैं जहाँ मेरे ख़्याल में आपके अंदर वो टेंडेंसी ही नहीं थी कि आप इतना प्रेशर जो है वर्क सस्टेन अंडर प्रेशर, एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली। तो वो ऑटोमैटिकली क्या हुआ कि आपने वो फ़ील्ड क्विट कर दी। ठीक हुँ। है? तो कुछ चीज़ें अगर वक़्त से पहले कर ली जाएँ और फिर आप अपने प्रोफ़ेशन को जॉइन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है।
फिर इसके अलावा बिज़नेस में भी यही चीज़ें आती हैं कि अगर आप जितने अवेयर होंगे अपने बारे में, तो उतना ही ज़्यादा आप अपने देखिए आपकी जो वीकनेस अगर आपको पता है, तो आप उन पे काम करेंगे ना। और अगर आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, तो इसी तरीके से जो है एनवायरनमेंट बेहतर होती है। जैसा कि आप मतलब कि हुँ। बहुत अच्छी नॉलेज है फॉरेन एजुकेशन के ऊपर। आप मुझे ये बताएँ कि फॉरेन एजुकेशन के अलावा आप और कौन-कौन सी फ़ील्ड्स के साथ मुंसलिक रही हैं? अच्छा, मेरा ताल्लुक रियल एस्टेट से भी है और रियल एस्टेट आई थिंक जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उस वक़्त मुझे इस चीज़ की यानी कि अवेयरनेस मिली कि जो रियल एस्टेट है बेसिकली ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हेल्प आपको करता है आपके दूसरे बिज़नेस को जनरेट करने के लिए। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। आज अगर आप हिस्ट्री देख रहे हैं उन लोगों की जो दुनिया में बिलियनियर्स हैं, तो वो कहीं न कहीं रियल एस्टेट से एसोसिएट हैं। बिल्कुल, यही बात है तो कि चूँकि सेल्स के अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे लगा कि बहुत अच्छी हैं, तो मैं इसमें भी चल सकती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी से लग रहा है कि आपकी सेल्स स्किल काफ़ी अच्छी होगी बिकॉज़ जी, लाइक माशाल्लाह आपको सेल्स करने के लिए जी, कॉन्फिडेंस की बड़ी ज़रूरत होती है। जी, आपको राइट यूज़ ऑफ वर्ड्स आना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली। दैट्स इन यू माशाल्लाह। हुँ। इसके अलावा आप फिर मुझे ये बताएँ कि जो स्टूडेंट्स हैं व्हाई लिविंग इन पाकिस्तान आपको ऐसा क्यों फ़ील होता है कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को फॉरेन एजुकेशन की ज़रूरत है रादर देन टू हैव एजुकेशन इन आवर ओन कंट्री? देखिए आपको ना यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी चाइना की। जी, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा कल्चर ओरिएंटेड यानी कि लोग हैं, यानी वो अपनी फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं, अपने कल्चर को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। हर जगह जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो जैसे हैं वैसे ही रहें। तो ऑटोमैटिकली एडॉप्टेबिलिटी जो है वो कम है उनमें। हुँ, तो उसकी वजह से हालाँकि आप ये सोचेंगी कि वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं फ्यूचर में जाकर उनको ये बहुत मसला आना था। तो इसलिए अब ज़्यादातर जो चाइनीज़ स्टूडेंट हैं उनको बाहर भिजवाया जा रहा है, ताकि वो डिफरेंट कल्चर के साथ जो हैं वो मिक्स हो काम सके, करना सीख काम कर सकें और क्योंकि डेफ़िनेटली लैंग्वेज बैरियर्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स उनके जो एथिक्स हैं वो हमारे और डिफरेंट जो कंट्रीज़ उनसे डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए भी यही एग्ज़ाम्पल है कि जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें पाकिस्तान में ही रहकर ही अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में जब बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाता है, तो वो एक ही तरीके का काम जब वो देखता है कि डिफरेंट कई तरीकों से दूसरी कंट्रीज़ के लोग करते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो जो एक्सपोज़र होता है उनके लिए, उसकी करियर ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि एज़ स्टूडेंट अगर आप इनिशियल स्टेजेस के ऊपर डाइवर्सिफ़िकेशन को अडॉप्ट करना चाह हुँ, रहे होते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका होता है टू गो एंड स्टडी फॉरेन ताकि आप डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करें एंड देन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल फिर ये वाला सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हुँ। कि वो बाहर जाके पढ़ते तो हैं, लेकिन वो फिर रादर देन कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड वर्क फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वो आजकल यही प्रेफ़र कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जब वो जाते हैं तो वो वहीं पे सेटल हो जाए। तो आपके इसमें क्या रिमार्क्स होंगे कि मतलब व्हाट शुड वी डू एज़ लाइक यू शुड डू एज़ दिस क्योंकि आप इस करियर के अंदर हैं, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो लोग हैं वो कमिंग बैक टू पाकिस्तान और वापस फिर आके अपने मुल्क के अंदर उनकी ग्रोथ के लिए काम करें रादर देन गेटिंग सेटल्ड इन अब्रॉड? देखिए, अब भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है जो हमारे यंगस्टर हैं, उनके सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज़ में और फ़ील्ड्स के अंदर। जी। अब हर बच्चा ये सोचता है कि मैं किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करूँ और अपनी कम्युनिटी के लिए एक लीडरशिप का रोल प्ले करूँ। एग्ज़ैक्टली। यानी आप ज़्यादातर जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर बने, जी, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो जब यही मेंटालिटी अगर हम बच्चे को बाहर भेजने से पहले बनाते हैं अगर, जो मैंने शुरू में बात करी कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर करियर आपको जी। माँ-बाप को बेसिकली जी, 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 चलिए ये वाला बिल्कुल। क्वेश्चन जो है ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि माँ-बाप के क्या रोल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है? आप ठीक ये है, वाला आंसर कंटिन्यू ठीक है। कर लें। उसमें फिर अगर एक बच्चा ये जानता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स उसकी कंट्रीज़ क्या हैं और वो ये अगर सोचता है कि ठीक है, मैं अगर
ये इस तरह से कंट्रीब्यूट करता हूँ तो ना सिर्फ एक मेरी अपनी जो सेल्फ इमेज है वो बेहतर होती है, बल्कि मैं पैसा भी गेन कर सकता हूँ। ज्यादा इशू यही आ रहा होता है कि जब बच्चों की मेंटालिटी ये है कि जब वो वापस आएंगे पाकिस्तान तो वो उतना नहीं कमा पाएंगे जितना वो बाहर रहकर कमा रहे जी। हैं। लेकिन जब एक बच्चा अगर बिजनेस करता है, उसका माइंड जो है वो ये है कि मैंने दूसरों को एम्पावर करना है, तो ऑटोमेटिकली आप देखें ना कि इस तरीके से तो बच्चा आराम से वही उसी मार्जिन के साथ पैसे कमा सकता है जो वो बाहर रहते हुए कमाता है। एग्ज़ैक्टली, ये वजह ठीक है। है। और दूसरा जो रीजन है वो लॉ एंड जस्टिस यानी इन्फोर्समेंट, इसका प्रॉब्लम रहता है बच्चों को, क्योंकि बाहर सोसाइटी में इस चीज को बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। एग्ज़ैक्टली, यहाँ पर थोड़ा सा अनफॉर्च्युनेटली, अनफॉर्चुनेटली यहाँ थोड़ा सा आपको मिसयूज दिखेगा। तो एग्ज़ैक्टली। जब वो चीज बच्चे यहाँ देखते हैं तो वो कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा अवॉइड ही करें। हुँ। अच्छा, एक बहुत फ़ेमस फ्रेज़ है कि काउंसलिंग बिगिन्स एट होम। तो आपके ख़्याल में एज़ अ इंडिविजुअल जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो आपके घर वाले होते हैं, एज़ अ किड उसके काउंसलिंग में आपके पेरेंट्स का रादर देन करियर काउंसलिंग, मुझे लगता है कि इससे पहले आपका माइंडसेट डेवलप हुआ होगा एज़ अ किड काउंसलिंग का, तभी आप करियर काउंसलिंग को अडॉप्ट करके आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आ सकती है, तब आप किसी के मशवरे के हम्म। ऊपर अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि पेरेंट्स किस हद तक रोल अदा करते हैं इस पूरी जर्नी के अंदर? देखिए, पेरेंटिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात करी, जब मुझे खुद ये नहीं मालूम है कि मेरी अपनी पर्सनालिटीज़ में जो है क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होंगे तो ऑटोमैटिकली मैं उनको जो है कम करने की कोशिश करूँगी, एग्ज़ैक्टली। अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। तो पेरेंट्स ऑटोमैटिकली ये चीज़ें बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो लो पॉइंट्स भी ट्रांसफर करते हैं और हाई पॉइंट्स भी ट्रांसफर एग्ज़ैक्टली, करते हैं, क्योंकि जो घर का एनवायरनमेंट है वो माँ-बाप मिलकर बनाते हैं। एग्ज़ैक्टली। इसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन है, तो फिर वो हर बंदा एक बच्चे की ग्रूमिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? हुँ, अगर तो उस एनवायरनमेंट में ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि बच्चा डिसीजन खुद ले सके, अपने बारे में सोच सके, तो वो जब काउंसलर्स के पास आता है बच्चा, तो खुद ब खुद एक काउंसलर को एहसास हो जाता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। एग्ज़ैक्टली, और फिर उसके बाद एक्चुअल काउंसलिंग जो है ना वो शुरू होती है उस स्टूडेंट की। लेकिन जहाँ पर बच्चे को ये हो, ठीक है, एक लिहाज से ठीक भी है कि अगर वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है कि जो उसने सोचा है वही बनना चाहता है। लेकिन हम जब यहाँ पाकिस्तान में एक्सक्लूसिवली इस चीज़ को देखते हैं तो ज़्यादातर बच्चा उन्हीं प्रोफ़ेशंस को जॉइन करना चाहता है कि जिसमें या तो पैसा बहुत ज़्यादा हो, या जो पाकिस्तान में जहाँ पे ईज़िली उनको जॉब मिल सके। एग्ज़ैक्टली। तो कई दफ़ा वो पैशन और उनकी स्ट्रगल। पर्सनैलिटी, हाँ, स्ट्रगल, वो चीज़ें उसमें कहीं भी नहीं होती हैं, और बस वो एक तरीके से कह लें कि फ़ोर्सफुली बच्चा अपने आप को जो है ना उस चीज़ के लिए कन्विंस करता है। तो एग्ज़ैक्टली। डेफ़िनेटली अगर पेरेंट्स, बल्कि आप अगर ये कहें, मैं अगर ये किसी पेरेंट को जब भी सजेस्ट करती हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे ये कहती हूँ कि वो खुद 1-2 सेशन ज़रूर लें। एग्ज़ैक्टली, ये बहुत ये ज़रूरी होता है बहुत मेरे ज़रूरी ख़्याल है। से टू मेक अप अ बेस ऑफ बिल्कुल, दिस थिंग। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि जब आप फ़ॉरेन एजुकेशन की हम बात कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कौन से कंट्रीज़ फ्रेंडली हैं टू गो एंड सीक एजुकेशन फ्रॉम देम? और सबसे बड़ा जो इश्यू फेस होता है स्टूडेंट्स को, वो होता है बजट का, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली इतनी स्टेबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं पाकिस्तान में, वो हैंड टू माउथ होते हैं, तो बजटिंग का काफ़ी ज़्यादा इशू आता है जी। टू सीक फॉरेन एजुकेशन। आप मुझे ये बताएँ कि कौन-कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो बजट फ्रेंडली रह के एक स्टूडेंट अच्छी तालीम हासिल कर सकता है फॉरेन कंट्रीज़ में? अच्छा, इसमें ना हम इस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एक पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को बहुत अच्छी स्टडी मिले, यानी कि
उसकी डिग्री बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से हो, तो डेफ़िनेटली उसके लिए बजट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। और वो शुरू से ही अगर जो बजट है या वेल्थ मैनेजमेंट है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करता है, तो ऑटोमैटिकली उस टाइम पर जब बच्चे को फॉरेन एजुकेशन जो है अपनी परस्यू करनी है, तो बजट का मैंने देखा है कि कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता। ओके। लेकिन ऑल ऑफ सडन या फिर रॉन्ग यानी वेल्थ मैनेजमेंट या वो डिसीजन जो आपने लिए और उसके बाद अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसको एक खास अमाउंट में पैसे रिक्वायर्ड हैं जाने के लिए बाहर, अब वो मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली फिर हम उसमें ये करते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज बच्चों को ऑफर करते हैं जो ट्यूशन फीस के लिहाज से कम होती हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो हमें आता है वो आता है लैंग्वेज बैरियर्स का। एग्ज़ैक्टली। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यू है है इन फॉरेन एजुकेशन। फॉरेन एजुकेशन, क्योंकि देखें जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, नो डाउट जो यूनिवर्सिटीज ट्यूशन फी हैं वो कोई बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होती हैं, या फिर उस सेकंड जो रूट यूज होता है वो ये है कि बच्चा अपनी प्रोफाइलिंग पे काम करे और फुली फंडेड और पार्शली फंडेड जो ऑप्शंस होते हैं स्कॉलरशिप्स के, उनको अवेल करे। और अगर ये भी नहीं कर सकता है तो फिर हम उनको कुछ ऐसी कंट्री ऑफर करते हैं कि जहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से फीसेस बहुत ज्यादा लो होती हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी जी। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि कौन-कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं, जिनके ऊपर स्टूडेंट्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेशली ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, जिनका प्रोसेस भी ईज़ी हो, जो थोड़े से बजट फ्रेंडली भी हों और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एंटरटेन भी करते हों? स्पेशली अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को अगर आप देखते हैं, जिनमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं, उनमें एडमिशन से लेके वीजा प्रोसेसिंग तक तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ओके, इजी होती है। ठीक है। लेकिन बजट जो है वो वेरी करता है सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज के ऊपर, एंड कोर्सेज़ ऑफ इन कोर्स। कोर्सेज पे डेफिनेटली। अगर आप बहुत हाई रैंकिंग में जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो डेफिनेटली उसका बजट ज्यादा होता है, फिर कुछ बहुत ही उसमें अफोर्डेबल ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं। फिर इसके साथ साथ स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्क के साथ साथ जो है, अगर उनके पास कुछ अपने सेविंग्स हैं, तो वो इजीली जो है इस तमाम चीज को जो है वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक फिर है। हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज भी जो है जिनकी जो यूरोपियन है कंट्रीज हैं, जैसे फिनलैंड हो गया है, स्वीडन है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है। इनके अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी फीसेस काफी कम होती हैं। लो होती हैं, लो बजटेड जी, होती जी, हैं। बिल्कुल। दो एक्सेप्टेंस और वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड होती है यानी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यूके, यूएसए से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अफोर्डेबल ऑप्शन के साथ-साथ आपको वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डिग्री मिले, तो आई थिंक कि यूरोप की ये जो कंट्रीज़ हैं, इनके मैंने नाम लिए हैं, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो हमारी जो ऑडियंस है उनको आप ये भी बताएँ कि अगर कोई हुँ। स्टूडेंट है जो फॉरेन एजुकेशन हासिल करना चाह रहा हो, जी। इन जनरल आप हम 3 कैटेगराइज़ कर लेते हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एंड देन हम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं। तो बजटिंग क्या होती है? एवरेज अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप यूके में देखते हैं तो वहाँ से 12 टू 14,000 पाउंड पर ईयर फीस के साथ जो है आपको यूनिवर्सिटी जो है इजीली मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा यूएस हो गया, कनाडा है, वहाँ पर भी तकरीबन इसी ही बजट के अंदर जो है उनकी अपनी करेंसी में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं उनको कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इतना ज़्यादा उनके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन है। यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, वो ना सिर्फ़ अफ़ोर्डेबल होती हैं, बल्कि इसमें ये भी ऑप्शन आपके पास होता है, क्योंकि शेंजन कंट्रीज़ आपको पता है कि उसमें आपकी ईज़िली एक्सेस होती है एक कंट्री से दूसरी। तो जब आपकी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होती है, तो मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि स्टूडेंट जो है मल्टीपल कंट्रीज़ में अपनी जॉब जो है वो अप्लाई करते हैं। और मेरे अपने कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फ्रांस में जो है वो अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है और इन्हें जॉब जो है वो लग्जमबर्ग में मिली है।
ठीक तो है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि हम्म। मतलब प्रोसेसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? लाइक आपको जैसे कि आप कह रही हैं कि हायर एजुकेशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट बैचलर्स करना चाह रहा होता है, तो सेकंड ईयर के बाद या फिर अपने ए लेवल्स के बाद क्या प्रोसेस होता है जिसके मतलब जिसको वो फॉलो करे और ये प्रोसेस कर सकता है? देखिए, अगर एक स्टूडेंट एफएससी या और ए लेवल्स के बाद जो है चाहता है कि उसे एडमिशन मिले फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो लाइकली ये होता है कि वो अपना मैट्रिक इंटर कंप्लीट करे हुँ, और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होती हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो कंपाइल करे और उसके बाद जो है वो अपनी प्रोसेसिंग यानी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकता है। स्टार्ट कर ले, एग्जैक्टली इसमें कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बगैर एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस नहीं हो नहीं सकती हो है। पाती, ठीक है। तो इसी वजह से हम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि पहले आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं तमाम जो है वो गैदर कर लें और उसके बाद आप हमारे पास आए और हम फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मतलब इस सारी कन्वर्सेशन से जो मैंने चीज़ वाइंड अप की है वो यही हम्म। है कि आपको तो एक तो प्लानिंग के साथ चलना चाहिए स्पेशली पेरेंट्स को। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन हासिल जी करे तो बिल्कुल। फाइनेंसिंग जी टू बिल्कुल। हम्म। काउंसलिंग टू एवरीथिंग हम्म। आपने अब सबसे पहले माँ-बाप को एजुकेट करना है मेरे ख़्याल से जी तो जी फिर ही वो बिल्कुल आपका बिल्कुल। बच्चा जो है अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएँ थोड़ा-सा हम डिफरेंट टॉपिक की हम्म। तरफ चलते हैं। अब आप मुझे ये बताएँ कि एज़ अ वुमन ठीक है? या फिर एज़ जनरली हम्म। आप जैसा कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ा बिज़नेस रन कर रही हैं। आप मुझे ये बताएँ कि बिज़नेस के जो चैलेंजेज़ हैं पाकिस्तान में, वो किस किस्म के चैलेंजेज़ पाकिस्तान लिविंग इन पाकिस्तान आपने फेस किए टू स्टार्ट अप अ बिज़नेस? एज अ देखिए, बिजनेस स्टार्ट करना नो डाउट इट्स अ डिफिकल्ट, एग्ज़ैक्टली। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन पाकिस्तान में एज अ फीमेल ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से और टफ हो जाता है आपके लिए। उसकी वजह ये है कि चूंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक माँ बेटी ये तमाम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मर्द की। ठीक है। तो एक एक चीज होती है अप्रूवल। जी, सबसे पहले आपने एक बिजनेस को यानी कि दिमाग में रख लिया कि आपके पास वो स्किल्स हैं, टैलेंट है, आप चला सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या आप एज अ वुमेन अकेले उसको रन कर सकती हैं या नहीं कर एग्ज़ैक्टली। सकती। उसके बाद जो सेकंड जो बहुत डिफिकल्ट आपके लिए सिचुएशन होती है वो होती है फाइनेंशियल्स की। ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल्स के बगैर डेफिनेटली कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना पॉसिबल है ही नहीं। हुँ, अब वो फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे? फिर उसके अलावा आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है कि बिजनेस रन कैसे होता है। तो एग्ज़ैक्टली। जो भी फाइनेंसर है या आप लोन लेंगी, कुछ भी करेंगी, इवन अपने घर वालों को भी कन्विंस करने के लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वो सक्सेसफुली रन कर सकती हैं। तो वो एग्ज़ैक्टली। किस पे डिपेंड करेगा? वो उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो उस रिजल्ट के लिए वो जो पेशेंस है, वो सारा प्रोसेस है, उसमें ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वुमेन जो है वो हाफ प्रोसेस पे ही छोड़ देती हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद वो कर नहीं सकेंगे किसी की सपोर्ट के बगैर। और जो इसके अंदर प्रोसेस चलता है, चाहे वो कंपनी रजिस्टर करने से लेके फाइनेंशियल्स यानी कि उनकी अरेंजमेंट से लेके स्पेस हो गया, मार्केटिंग हो गई, प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, या राइट क्लाइंट यानी कि रिसर्च हो गई, हर चीज में आई थिंक के थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एग्ज़ैक्टली ठीक है। जैसा कि हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद माशाल्लाह आपने इतना कामयाब जो है अपना बिज़नेस सेटअप कर लिया है। ट्विन सिटीज़ में आपका जो नाम है वो बहुत फ़ेमस है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफ़ॉर्म्स जो कि फॉरेन कंसल्टेंसी दे रहे हैं? देखिए, जो फॉरेन कंसल्टेंसी है ये रिलेटेड है करियर एजुकेशन से। जी, जिसका मतलब ये होता है कि सिर्फ हम स्टूडेंट को असिस्ट करते हैं कि वो हमारे पास आए, हम उनके लिए यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें, उनकी एडमिशन से लेके
और वीज़ा फाइलिंग तक, वो तमाम जो सर्विसेज़ उनको चाहिए वो प्रोवाइड करें। लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि स्टूडेंट जो हैं स्पेशली काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें कौन-सी फ़ील्ड चुननी चाहिए और आगे जाके, क्योंकि देखें ज़्यादातर जो हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स में भी और स्टूडेंट में भी, कि जब वो फॉरेन एजुकेशन या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, तो वो यूनिवर्सिटी सोलली रिस्पॉन्सिबल है उनकी करियर ग्रोथ के लिए, और उनको वो आखिर तक जो है वो पूरी मेंटोरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, जबकि रियलिटी बिल्कुल इस तरीके की नहीं होती है। इसमें डेफिनेटली ज़्यादातर एफर्ट आपकी अपनी होती है। तो गेबल्स जो कि मेरी कंपनी है, इस्लामाबाद में लोकेटेड है। इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम जो स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले है करियर काउंसलिंग, अच्छा। ताकि स्टूडेंट का एक प्रॉपर एटीट्यूड और माइंडसेट जो है वो डेवलप किया जाए, और उसके बाद उनको करियर एजुकेशन की तरफ लेके जाया जाए। ठीक है। ताकि जब वो बाहर जाते हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी जो जॉब मार्केट है उसको वहाँ पे उन्होंने कैसे एक्सप्लोर करना है, और अपने करियर में मज़ीद किस तरीके से आगे ग्रो करना है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस हम स्टूडेंट को जो है करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड भी ट्रेनिंग देते हैं। इसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक अपनी सर्विसेज़ के नाम बता देती हूँ, जिसमें हम सीवी यानी कि मेकिंग स्टूडेंट को सिखाते हैं बाकायदा। इसके अलावा सेल्फ ब्रांडिंग, अनफॉर्चुनेटली आपके पास एक स्किल है, लेकिन नोबडी नोज़ इट। एग्ज़ैक्टली, ये ये बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से कई दफ़ा मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते अपनी फ़ील्ड के एग्ज़ैक्टली। अंदर। तो हम हर उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है उनको प्रॉपर ट्रेन करते हैं, और उनको उनकी नॉलेज में ये चीज़ जो है लेकर आते हैं कि जब आप वहाँ जाएँ, तो आप वो कौन-कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनको यूज़ करने के बाद जो है आप वहाँ पर एक बहुत अच्छी जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। मतलब आप मुझे ये बताएँ कि ये सारी जो भी आपने बातें की, मुझे जी। लगता है कि ये सारी आप एडॉप्ट करने के लिए हमें चाहिए कि हम इनिशियली एजुकेशन का जो आपका लेवल जी। होता है, वहाँ पर ही काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दें इन स्कूल्स, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो करियर काउंसलिंग है, वो बहुत छोटी स्टेजेस से ही स्टार्ट होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि करियर काउंसलिंग में सिर्फ करियर नहीं होता है, एक बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट होती है। इसकी डेवलपमेंट है। फिर डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट आते हैं, जिनके थ्रू हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है। बच्चों एग्ज़ैक्टली। की स्पेसिफिक जो पर्सनैलिटी है, वो किस तरफ यानी कि जा सकती है, और इन फ्यूचर उसको किस-किस चैलेंजेस को जो है फेस करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। उसके बाद जो है फिर ये डिसाइड होता है कि अब बच्चा जो है वो क्या पाकिस्तान से पढ़ेगा या बाहर से पढ़ेगा। देखिए, डेफ़िनेटली आपके फाइनेंशियल्स इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। अगर जो यंगस्टर ये समझते हैं, मैं बिल्कुल आपको क्लियरली इस चीज़ को जो है यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में रह के उनका कोई स्कोप नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगर आपके पास एक राइट माइंडसेट है और प्रॉपर गाइडेंस है, फॉर गाइडेंस डेफिनिटली यू नीड अ मेंटर। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? फ्रॉम तो वेरी इनिशियल लेवल्स। एग्ज़ैक्टली, जहाँ आपको एहसास हो कि आप जिस तरह से चाहते हैं ग्रो करना और आप नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन जो है वो एक सर्टेन लेवल तक ही रहती है। उसके बाद जो है आपको पर्सिस्टेंट होना पड़ता है। पर्सिस्टेंस के लिए यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है। तो गेबल्स के थ्रू हम आपको ये तमाम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो इवन वो अलुमनाइज़ जो कि फ़ॉरेन से पढ़ भी चुके हैं, वो भी इसका पार्ट हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करते हैं फॉर देयर प्रोफेशंस। मतलब उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो आप साथ-साथ लेके चल रहे होते हैं, ताकि ना सिर्फ़ जो है आप काउंसलिंग दे सकें, बल्कि आप उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर कर सकें टू हेल्प देम फर्दर। इन एवरी लाइक फील्ड आपको 2 चैलेंजेस का यानी कि सामना होता है। एक तो हार्ड स्किल्स में और एक होता है सॉफ्ट स्किल में।
कई दफ़ा बच्चे हार्ड स्किल्स पे बहुत फ़ोकस करते हैं और सॉफ्ट स्किल को बहुत छोड़ देते हैं। कुछ सॉफ्ट स्किल में बहुत अच्छे होते हैं, तो हार्ड स्किल में वो इतने ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते कि वो उसको टाइमली जो है वो सीखें या उसके ऊपर फ़ोकस करें। तो थ्रू आवर कंसल्टेंसी हम वो तमाम चीज़ों को जो है बच्चे को इसका एक रोड मैप बना के देते हैं, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हेल्प कर सकें कि वो जो रिस्क फैक्टर जो उसने जॉब के बाद उसने फेस करने हैं वो एलिमिनेट हो सकते हैं। अच्छा, मिस अफ़शा जैसे कि आपने मेंशन किया हार्ड हार्ड स्किल्स स्किल्स एंड जी, जी। सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है? तो आप काइंडली इलैबोरेट करें ताकि हमारी ऑडियंस को डिफरेंस पता चल सके इन 2 स्किल्स के बीच में कि हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? देखिए हार्ड स्किल रिलेटेड होती है आपकी उन चीज़ों से जैसे आपकी आईटी स्किल्स हो गई हैं, ठीक है? आप किसी भी जगह जा रहे हैं वहाँ पर आपने एक स्किल सीखी है कि मशीनरी कैसे बन रही एग्ज़ैक्टली, है, ठीक है? जैसे एक कंपनी है उसने उसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए तो फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर डेफिनेटली उसको उसने आपकी क्वालिफिकेशन देखनी है आपकी फील्ड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं या वो टेक्निकलिटीज हैं जो आपको आनी चाहिए क्या वो आपको आती हैं आपकी सीवी में शामिल हैं लाइक आइडेंटिफाइड एज़ दोज़ स्किल्स जो कि आपको लर्न करनी पड़े, ना कि लर्न आपके करनी अंदर पड़ती हैं इंटीग्रेटेड हों शुरू एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली जैसे एक डॉक्टर है और स्पेशली वो ब्रेन का डॉक्टर है ओके, तो उसे वो ऑपरेट करना आना चाहिए ठीक एग्ज़ैक्टली, है ठीक है। और फिर वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी हैं उससे वो फुली अवेयर होना चाहिए हाँ, ये तमाम चीज़ें हार्ड स्किल में आपके आ जाती हैं कि जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली की फील्ड रिलेटेड जितनी भी एक्सपर्टीज हैं वो आप अपनी जो सीवी है या अपनी पर्सनालिटी में इनकलकेट करते हैं दूसरी चीज़ है सॉफ्ट स्किल सॉफ्ट स्किल जो है अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो ज़्यादातर आपका बिहेवियर ह्यूमन मेंटालिटी इस पे जो है वो ज़्यादा उसका फ़ोकस्ड फोकस होती हैं, होता है ठीक है। क्योंकि देखें आपने लोगों के साथ ही काम करना होता है आपने लोगों में ही रहना होता है अब लेट्स सपोज एक बंदा है उसकी कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं जो कि एक हार्ड स्किल आती हैं उसको तमाम लैंग्वेजेस आती हैं सब कुछ आता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लाइंट से जब बात करता है तो वो एकदम गुस्से में आ जाता है वो एग्ज़ैक्टली, क्रिटिसिज्म जो है उसको टॉलरेट ही नहीं कर टॉलरेट नहीं पाता कर पाता। और या आप ये कह सकते हैं कि कोई आइडिया तो उसके यानी कि उसको अच्छा बना तो सकता है लेकिन उसको यानी सेल लॉन्च नहीं आउट नहीं कर कर सकता सकता, उसको उसकी सही तरह से प्रमोशन नहीं कर सकता उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता, एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा मिस सफ़ा मुझे आप ये बताएँ कि क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफ़िकली आज के दौर में फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल करना मुश्किल हो गया है? जी बिल्कुल हो गया है और उन स्टूडेंट के लिए हो गया है कि जो स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ जाना चाहते ठीक है, हैं अब हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है और ये सोचना है हमें कि जिन कंट्रीज में हम जाना चाहते हैं क्या उन्हें हमारी रिक्वायरमेंट है या नहीं क्योंकि स्पेशली जब आप कोविड के बाद देखते हैं तो जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो हर जगह ही तकरीबन एक जैसी हैं तबाहकुन बिल्कुल जो रिसेशंस हैं आप देख रहे हैं कि बहुत जगह इन्फ्लेशन है तो अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम उसी तरह से जाएं और उसी तरीके की जॉब और जॉब्स करने के बाद हम अपने आप को वहां पर पाल सकते हैं या हम बहुत एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन बन सकते हैं तो ये अब चीज पॉसिबल नहीं है वी आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ मुझे लगता है कि कोविड से अगर अभी तक हम लोग रिकवर फुल्ली नहीं कर पाए। बिल्कुल, इसी तरीके से है क्योंकि देखिए इफ़ेक्ट तो सभी कंट्रीज़ में है एग्ज़ैक्टली, और जॉब मार्केट जो है, लेबर मार्केट वो डेफ़िनेटली उसका जो है इम्पैक्ट उसको उसके ऊपर आया है। अब हर कंट्री को स्किलफुल लोग चाहिए। एग्ज़ैक्टली, अब उनके पास वो टाइम नहीं है कि वो इमिग्रेंट्स को बुलाएँ और फिर उनको जो है वो लुक आफ्टर भी करें। ठीक है। तो स्पेशली आप देख रहे हैं कि जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं और स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो जानते हैं कि उन्हें वहाँ जाके क्या करना है और उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो वो ही अब आगे मेरे ख़्याल में वहाँ पर जाके सर्वाइव कर सकते हैं और मेरे ख़्याल से उन्हीं को ही वीज़ा मिलेगा। ठीक है।
आप मुझे ये बताएँ कि जो भी प्रॉब्लम्स फेस आती हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उसमें हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी का अनफॉर्चुनेटली कितना परसेंट हाथ है कि आपको ये प्रोसेस जो कि बिट एट स्मूथ होना चाहिए था, वो आज के दौर में मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों को? डेफ़िनेटली हमारे स्टूडेंट्स को अपने टाइज़ पाकिस्तानी मार्केट के साथ या इकोनॉमी के साथ शो करने में बहुत मुश्किल आती है। हुँ, और स्पेसिफ़िकली शायद इसमें हमारा भी कुछ हाथ है। और वो स्टूडेंट जो वाक़ई जेन्युइन स्टूडेंट है, जो चाहते हैं कि वाक़ई अपने करियर में वो ग्रो करे और वो उस लेवल तक जाएँ अपने करियर में कि जिसके लिए वो डिज़र्व करते थे, उन्हें सबसे ज़्यादा चैलेंज फ़ेस करने पड़ते हैं। क्योंकि जो इम्प्रेशन अब हम बना चुके हैं एज़ अ पाकिस्तानी, तो डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी तो ख़त्म होने नहीं वाला। तो इसीलिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो ओल्ड मेंटालिटी के साथ आप बाहर जाना चाहते हैं, तो ऑटोमैटिकली उसके ऊपर बहुत बड़ा कट लगने वाला है। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि विद टाइम हुँ। आपको जो है अपनी इंसान को भी अपग्रेड होना चाहिए। इंसान को अपनी सोच और अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको भी अपग्रेड करना चाहिए। बिल्कुल देखिए आपने ग्रो करना है एग्ज़ैक्टली। और ये सबसे मेन यानी एलिमेंट है, यानी आपकी एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप रिप्रेज़ेंट करते हैं हर चीज़ को। तो जो करियर है ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जी, इट्स बिल्कुल। नॉट अ कंप्लीट लाइफ। एग्ज़ैक्टली। तो लेट्स सपोज़ अगर एक स्टूडेंट को यहाँ पर ही बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है विद प्रॉपर गाइडेंस, तो कौन चाहेगा कि वो फैमिली से दूर रहे? एग्ज़ैक्टली यही बात लेकिन है। जो पर्पज़ है जाने का बाहर, अगेन डाइवर्सिफ़िकेशन। एग्ज़ैक्टली वो अगर आपको क्लियर नहीं है और आप नहीं जानते, क्योंकि वो अब यही जानना चाह रहे हैं कि आप जब हमारी कंट्री में आते हैं और आप हमारी सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, आप खुद हमारी सोसाइटी के लिए कितने हेल्पफुल हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि एज़ अ वुमन जो कि इतना कुछ कर चुकी हैं माशाल्लाह से, आप मुझे थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है, वो हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को रिलेट करके बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? देखिए तकरीबन 51-52% जो है हमारी इकोनॉमी का जो हिस्सा है वो ख़वातीन पर है। यानी एग्ज़ैक्टली। पॉपुलेशन जो है वो इतनी है मर्दों से ज़्यादा ही है। और अब जो ट्रेंड भी हमने सेट कर लिए हैं उसमें आई डोंट थिंक सो कि वो कॉन्सेप्ट जिसमें एक कमाने वाला और सब खाने वाले, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो अब जो यंग बच्चियाँ हैं वो भी चाहती हैं कि वो भी अपने ब्रेड एंड बटर की जो है वो खुद खुद रिस्पॉन्सिबल हों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और जो भी वो अपनी मैरिड लाइफ शुरू करना चाहती हैं उससे पहले भी वो फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हों। और मेरे ख़्याल में इसका एक बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत पॉज़िटिव एक इसका जो है इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पे। लेकिन इन सब को एक प्रोसेस के थ्रू जो है ना गुज़रना पड़ेगा। ये इसके लिए एक प्रोसेस रिक्वायर्ड है। डे बाय डे मैं देख रही हूँ कि जो अब मेंटालिटी है वो डेवलप तो हो रही है उस तरीके से। माइंड जो है अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक औरत जो है वो माँ के साथ जो है वो एक वर्किंग वूमेन भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह होपफुली के फ्यूचर में बेहतरी की हाँ, तरफ। बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हम देखेंगे स्पेशली इन वुमेन। इन वुमेन तो स्पेशली। आप मुझे ये बताएँ कि हुँ। इसके साथ-साथ वुमेन एजुकेशन कितनी ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए? देखिए, एक माँ जो होती है ना वो नस्लें बनाती है। जितनी एजुकेटेड और सेल्फ अवेयर एक मदर है, ऑटोमैटिकली उसके जो बच्चे हैं, वो एक बड़ा पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी में। एग्ज़ैक्टली। अब लेट्स सपोज़ जब बच्चों में और माँ में गैप आता है, वो सिर्फ़ एजुकेशन की कमी ही की वजह से आता है। हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली। अगर एक बच्चा फ़ील करता है कि उसकी माँ उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती और आज की जो उसकी नीड है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकती, तो ऑटोमैटिकली सिर्फ़ एक माँ का रोल जो है उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ इतना ही है कि वो उसको खाना दे दे या उसको एज़ अ मदर होके प्यार-मोहब्बत, वो उसको अपना मेंटर या फिर उसको अपना जो है यानी एक पॉज़िटिव फ्रेंड के तौर पर वो कभी भी नहीं लेता। तो एजुकेशन जो है बेसिकली आपको ना सिर्फ इस चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करती है कि आप एक अच्छी मदर बने, बल्कि इसके साथ आपको भी वो ग्रो करती है कि आपकी बच्चों की पर्सनैलिटी में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में ज़रा डिफ़रेंस कम रह जाता है।
कि मतलब जनरेशनल गैप जो है जी, वो बिल्कुल। एजुकेशन पूरा कर सकती है, आपका बिल्कुल, ये मानना है? बिल्कुल, क्योंकि देखें आप जो एजुकेशन जिनको होता है कि वो एजुकेशन हासिल करें, तो वो हर वक़्त एक कंटीन्यूअसली एक उसमें साइकिल में रहते हैं अपने आप को ग्रो करने की, अपनी नॉलेज को मज़ीद एडवांस करने की। तो वो जो गैप जिसकी आपने अभी बात करी, तो वो इसी तरीके से ही फ़िल हो सकता है, कि जब आप और आपके बच्चे के दरमियान जो है वो जो डिस्कशंस हो रहे हैं, उनमें कम से कम डिफरेंस आए। ठीक है। और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के जो जिनके अंदर हम बिज़नेस जनरेट कर सकते हैं, जिनके अंदर जो है इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी एक कंट्री है अल्लाह ने उसको कुछ रिसोर्सेज़ तो अता किए होते हैं। अगर आप उनको एक्सप्लोर करें, जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का बिज़नेस जो है, वो अभी तक पुराने तरीकों से ही चलता है। कुछ चेंजेज़ आ रही हैं कि जो स्टूडेंट जो हैं, वो बाहर से पढ़कर आते हैं और वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरीके से अब मैं रियल एस्टेट में भी देख रही हूँ। रियल एस्टेट आई थिंक कि अगर पाकिस्तान में बहुत एजुकेटेड लोग इसमें आना शुरू हो जाएँ, वो लोग जो वाक़ई जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे रियल एस्टेट जो है होती कैसे है। अच्छा। वो पुराना तरीका जो कि पहले से चलता आ रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वो अब इतना हेल्पफुल है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में अभी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिन्हें अब एजुकेटेड जो यंगस्टर हैं वो जॉइन कर रहे हैं और आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन इट। स्पेशली मैं यहाँ पे रियल एस्टेट की बात करूँगी। रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई थी सीईओज ऑफ दे आर मार्केटिंग। I was so amazed to see कि the way they are working, both husband and wife। अच्छा। और इसी तरह के अगर हमें ऐसे लोग जो इस फील्ड में आएंगे तो डेफिनेटली हमारी मार्केट के अंदर जो है एक बूम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनर्जेटिक बिकॉज दे आर यंगस्टर्स एनर्जेटिक, दे आर यंग, यंगस्टर दे हैव लाइक दे आर क्रिएटिव एज वेल। इनके पास जो आइडियाज है वो अब जाहिर सी बात है जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनको टाइम चाहिए यहाँ तक, क्योंकि ये डिजिटल एरा है। तो अब जो यंगस्टर स्पेशली दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो वो ऑटोमेटिकली वो हर फील्ड के अंदर जो है इसकी वजह से जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा है, थैंक यू सो मच। अच्छा मिस अफ़शा, आप मुझे ये बताएँ कि जो स्टूडेंट्स आपके पास आएँगे हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू फॉर करियर गाइडेंस, वो आप तक कैसे आ सकते हैं? और दूसरी ये चीज़ कि उनके लिए आप कैसे आसानियाँ पैदा कर सकती हैं? सबसे पहले मेरा फिजिकल ऑफिस है गीगा मॉल, रावलपिंडी सांबा। और वहाँ पर आप मुझसे आगे मिल सकते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट्स है, ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मेरी कांटेक्ट डिटेल्स आपको इजीली मिल जाएंगी और उसके थ्रू आप अपनी जो है अपॉइंटमेंट मेरे साथ जो है वो शेड्यूल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस अफ़शा फॉर जॉइनिंग अस, और आपने हमें अपनी जो जितनी भी मालूमात थी कैरियर काउंसलिंग के हवाले से और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे बात करके हमें आपसे बहुत अच्छा लगा। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी, उम्मीद है आपकी जितने भी आपने हमें इंफॉर्मेशन शेयर की। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और उम्मीद है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो करेगा। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।